अस्सलाम वालेकुम everyone, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। Today we are going to do the exercise of chapter number 1 of biology, class 9th। सबसे पहले सेक्शन 1 में हमारे पास जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है MCQs। तो सबसे पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज। कौन सी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी जिसके अंदर हम फंक्शंस पढ़ते हैं ऑर्गन्स के, ऑर्गेनिजम्स के। तो वो हमें पढ़ा था फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के नीचे मार्क लगा हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि फिजियोलॉजी जो है वो हमारे पास आंसर है। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ। हिस्टोलॉजी जो ब्रांच है बायोलॉजी उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी किस चीज़ की करते हैं, टिश्यूज़ की। तो आंसर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पैलेंटोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं, फॉसिल्स की। ऑप्शन सी। द अदर नेम ऑफ द इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम क्या है, इकोलॉजी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। माइक्रोबायोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ऑप्शन डी। फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स ये सब गलत है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। If a scientist is studying the methods of inserting human insulin gene in bacteria, which branch of biology may be this? इंसर्ट कर रहा है, ये क्या कह रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी है। तो कौन सी ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम किस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने उसके कुछ स्टेप्स पढ़े थे। पहला था रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया तो उसका मतलब नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास थी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद थी एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पर रिकॉग्निशन के बाद ऑब्जर्वेशन ही आ रहा है, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस आता है, उसके अंदर फिर हम लोग उसके बाद रहता है वो जो डिडक्शंस में कहते हैं। तो आंसर सी जो है वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन करेक्ट आंसर आएगा। Information that is gathered as a result of an experiment is called। सारी इन्फॉर्मेशन जो हम किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। हाइपोथेसिस तो हमारा टेंटेटिव आइडिया होता है जिसे हमने पढ़ा था। जो थ्योरी होती है वो हमारे पास, थ्योरी तो नहीं, डाटा। डाटा ही हमें डाटा की इंफॉर्मेशन के लिए डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो डाटा हम किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू कलेक्ट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसको हम डाटा बोलते हैं। तो आंसर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा ए वाले एमसीक्यूज का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी। इनमें से कौन सा जो है वो सीक्वेंस सही बता रहा है साइंटिफिक मेथड का। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, डिडक्शन, थ्योरी। अच्छा, तो हमारे पास जो है हाइपोथेसिस के बाद क्या होता है, डिडक्शन होता है, फिर एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब ये बताएं कि जब हाइपोथेसिस बनाई है तो ऑब्जर्वेशन में डिडक्शन किस चीज़ की हम करेंगे, और एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं तो थ्योरी पहले कैसे बन जाएगी। तो ये भी आंसर इनकरेक्ट है। सी हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से पहले हाइपोथेसिस आ नहीं सकती तो ये तो शुरू में ही कैंसिल हो जाता है। डी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरी। तो डी वाला जो है वो हमारे पास 9 का करेक्ट आंसर है। 10 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्टिंग्विश हाइपोथेसिस फ्रॉम थ्योरीज इन साइंस। अब हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि हाइपोथेसिस को थ्योरी से अलग बता रही है, एक मतलब एक सही जो है वो क्लियर वर्ड्स में डिस्टिंग्विश कर रही है। सो ऑप्शन ए, theories are hypotheses that have been proven true। theories क्या होता है, hypothesis वो वाले hypothesis होते हैं जो कि प्रूव होते हैं कि हाँ ये सच है। ये तो बात हमने पढ़ी थी। theories are based on limited data while hypotheses are based on wide range of data। नहीं, ये जो है गलत है। हमने ये पढ़ा था कि theories जो है वो वाइड रेंज में यूज होती हैं, जबकि हाइपोथेसिस जो है वो गलत साबित हो सकते हैं, सही साबित होने के बाद ही जो है वो यूज़ होता है।
theories are uncertain while hypotheses are certain. गलत। theories जो होती हैं वो certain होती है, hypothesis uncertain होता है। theories are educated guess while hypotheses are widely accepted explanation of natural phenomena, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट आता है कि theories are hypotheses that have been proven true. Malaria is caused by ऑप्शन ए मॉस्किटो, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड वाटर, ऑप्शन सी स्वैम, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम, ये जो हमने पढ़ा था। Malarial patient has plasmodium in his blood. What would be the possible explanation if healthy person who is not having any malarial symptoms shows plasmodium in his blood? Plasmodium are dead. क्या मतलब मैंने पूछा है कि एक मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया, ठीक है, तो इस बात की आप क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि एक हेल्दी पर्सन है, उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है लेकिन उसको मलेरिया के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए क्या तो प्लाज्मोडियम आर डेड। प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है तो डेड कैसे हो गया? ऑप्शन बी क्या प्लाज्मोडियम आर इंक्यूबेशन पीरियड, ये मैं पढ़ा था कि अगर हेल्दी पर्सन में हो तो वो इंक्यूबेशन पीरियड में, तो जो कि आगे जाकर सिम्टम्स शो करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। You are doing control experiment which option A proceeds slowly enough that a scientist can record the result. Option B may include experimental group and control group tested in parallel. कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है तो उसका मतलब है कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी कर रहा है, कंट्रोल ग्रुप भी कर रहा है। तो ये जो है वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑप्शन हैज़ करेक्टली मीन, ये क्या अब इसके ऊपर ब्लू आ रहा है मुझे नजर नहीं आ रहा। विच ऑप्शन हैज़ करेक्टली मैच डिजीज एंड वेक्टर मॉस्किटो। अब हमने बताना कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है डिजीज को और वेक्टर मॉस्किटो को। अब आपने इस एमसीक्यू में करेक्ट जो है वो मैच बताना है डिजीज और वेक्टर का। ऑप्शन है एनाफिलीज जो है वो ह्यूमन में करता है। मलेरिया इन बर्ड्स, एडीज नहीं जी, मलेरिया इन बर्ड्स जो है वो क्यूलिस ने करवाया था, तो ऑप्शन है तो गलत हो गया। ऑप्शन बी एडीज मलेरिया इन ह्यूमंस नहीं जी, एडीज तो डेंगू फीवर का है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी एनाफिलीज ह्यूमन में करता, ठीक है। क्यूलिस जो है वो बर्ड्स में मलेरिया करता है, ठीक है। और डेंगू फीवर जो है वो एडीज करवाता है, तो ये जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। Section number 2 short answer questions. Define the following branches of biology and give at least one significance of studying these branches. Molecular biology. Molecular biology के बारे में ये आंसर है इस क्वेश्चन का। It is the study of the biological molecules which helps us to understand the structure, function, and interactions between these molecules and बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो मोलिकुलर बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्यों स्टडी करते हैं? ताकि हम उनके स्ट्रक्चर को समझ सकें, उनके फंक्शन को समझ सकें और इंटरेक्शन जो उनके दरमियान होती है उनको समझ सकें, और बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे टेक्स प्लेस करते हैं उसको समझ सकें। एग्ज़ाम्पल आ जाती है उन मॉलिक्यूल्स की जिनको हम स्टडी करते हैं, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। सिग्निफिकेंस कि हम इसकी स्टडी क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी स्टडी से हमें क्या हेल्प मिलती है। इट स्टडी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड जेनेटिक डिजीज़ एंड डेवलप डायग्नोसिस फॉर दैम। इस मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ने की वजह से हम जो है वो जेनेटिक डिजीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके डायग्नोसिस के लिए काम कर पाते हैं। डायग्नोस्टिक्स मतलब उनके इलाज, उनको डायग्नोस पता करने के लिए कि अच्छा इस इंसान को ये जेनेटिक डिजीज़ है वगैरह। सेकंड जो है वो है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम्स। क्या है? फिजियोलॉजी जो है वो हमारे पास स्टडी है फंक्शंस की, बॉडी सिस्टम्स के, इंक्लूडिंग ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स। अब क्यों इम्पोर्टेंट है? इट स्टडी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस एंड हेल्प टू एग्जामिन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इन बॉडी। फिजियोलॉजी पढ़ने से हम जो है वो अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि इंसान किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है चेंजेस को।
फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जैसे अगर आप सर्दी आप जाते हैं बर्फ़ के अंदर, मतलब ठंडी जगह पे जाते हो, तो आपको क्या होता है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। और जब आप गर्मी किसी गर्म मौसम में होते हो तो आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है, आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो इनको स्टडी करने के लिए जो है वो हमारे पास फिजियोलॉजी मदद करती है, ताकि हम समझ सकें कि किस तरह से फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस टेक्स पे अकर करते हैं बॉडी के अंदर। पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द फॉसिल्स टू नो अबाउट द एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। ये क्या है, फॉसिल्स जो बच्चे कुचे जो होती हैं हमारे पास, जो फॉसिल फ्यूल्स आपने पढ़े होंगे ना, जो हमारे पास इंसान जब मर जाता है, ज़मीन में दफनाया जाता है, जो उनके फॉसिल्स होते हैं उनकी स्टडी होती है पैलियोंटोलॉजी, ताकि हम जो एंशिएंट मतलब पुरानी लाइफ फॉर्म्स है, हर किस्म की डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स थी अर्थ पर, उनके फॉसिल्स को हम स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं ये स्टडी, क्यों है ये स्टडी, दिस इट स्टडी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑन अर्थ एंड टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ लाइफ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड्स। इसकी स्टडी हमें मदद देती है, एवोल्यूशन मतलब जितना इस दुनिया में एवोल्यूशन आया है, कि कितना इस दुनिया में चेंज आया है पूरी सालों के दौरान। दुनिया तो कितनी पुरानी है, पहले दुनिया जिस तरह अब नज़र आती है हमें वैसे नहीं थी, ठीक है, पहले बहुत चेंज थी। तो हम पढ़ते हैं फॉसिल्स के थ्रू कि पहले क्या चीज़ें प्रेजेंट थी दुनिया में और अब नहीं है, ठीक है। तो ये हमें एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। डाइवर्सिटी मींस कि दुनिया में कितनी डाइवर्स चीज़ें, कितनी वेरिएशंस हैं, मींस के डाइवर्सिटी मींस डाइवर्सिटी मींस वेरिएशन, वेरिएशन मींस कि कितनी किस्म किस्म की चीज़ें अर्थ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं। और दूसरा, रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री थ्रू लाइफ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड्स, मतलब कि ये हमें रिकॉर्ड्स, रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री, हम हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं फॉसिल्स के रिकॉर्ड्स पढ़ने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शंस विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किस चीज़ की स्टडी है, ड्रग्स की, और किस तरीके से ये ड्रग्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, क्या इनके इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसको हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, इट स्टडी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, अच्छा यहाँ पर अंडरस्टैंड का वर्ड नहीं लिखा, लेकिन आप लोग जो है वो लिख लें। इट स्टडी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ड्रग इफेक्ट्स, मैकेनिज्म, साइड इफेक्ट्स टू डेवलप न्यू मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट फॉर डिजीजेस। हम ड्रग्स को पढ़ते हैं, उनके इफेक्ट्स पढ़ते हैं, उनके मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, और ताकि हम न्यू दवाइयाँ बना सकें, और जो है वो कई किस्म की डिजीज़ को ट्रीट कर सके, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन anatomy and morphology, cytology and genetics, biotechnology and immunology, marine biology and ecology। तो हमने इन ब्रांचेस के बीच में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। एनाटमी और मॉर्फोलॉजी आ गया। एनाटमी जो है, एनाटमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, व्हेयरएज मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स लाइक शेप एंड साइज। जो कि हमें पता है एनाटमी में जो है वो हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं डायसेक्शन करके, और मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल फीचर्स लाइक शेप एंड साइज को स्टडी करते हैं। सेकंड पॉइंट, एनाटमी इन्वॉल्व्स डायसेक्शन टूल्स, जबकि मॉर्फोलॉजी के अंदर हम मैग्नीफाइंग ग्लास लाइक टूल्स यूज़ करते हैं तो ताकि अपीयरेंस को देख सकें। फिर एनाटमी इन्वॉल्व्स हार्ट, लंग्स एंड किडनीज, ये सब जो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, एनाटमी में हम इनकी स्टडी करते हैं, जबकि मॉर्फोलॉजी में जो है वो हम लीव्स की शेप, साइज और कलर को स्टडी करते हैं। जो है वो हमारे पास साइटोलॉजी और जेनेटिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल्स, जबकि जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी। और फिर क्या है, साइटोलॉजी फोकसेस ऑन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वेयर एज genetics focuses on how traits are passed from parents to children। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस, जो है साइटोलॉजी यूजेस माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व सेल्स, और जबकि जो हमारे पास जेनेटिक्स है यूजेस डीएनए एनालिसिस टू स्टडी जीन्स। अब ये वाला पॉइंट्स आप लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है, तो उसकी जगह आप एग्जांपल का 3 पॉइंट
ऐड लाजमी करें। एग्जांपल आ जाती है साइटोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल डिवीजन और जेनेटिक्स में स्टडी ऑफ द इनहेरिटेड ट्रेट्स लाइक आई कलर। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जिस स्टडी एंड यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर पार्ट्स टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स। इम्यूनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम्स एंड हाउ द बॉडी फाइट डिजीजेस। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यूज्ड इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री में। और इम्यूनोलॉजी कहाँ यूज़ होता है? यूज टू अंडरस्टैंड एंड ट्रीट इन्फेक्शंस, एलर्जीज एंड इम्यूनिटी। फिर उसके बाद आप एग्जांपल का थर्ड पॉइंट डाल दो कि जो है वो हमारे पास मेकिंग इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया, बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल, और एग्जांपल जो है वो इम्यूनोलॉजी की मेकिंग वैक्सीन्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस। ठीक है। अगर आप इन चारों पॉइंट्स में से आपने कोई 3 पॉइंट्स कर देना है तो आप नीचे वाला भी पढ़ लो। रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग इन सेल कल्चर, जो बायोटेक्नोलॉजी वो किससे रिलेट करती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेल कल्चर से। वेराज जो हमारे पास इम्यूनोलॉजी है वो कहाँ से है? रिलेटेड टू एंटीबॉडीज, वाइट ब्लड सेल्स एंड वैक्सीन्स। देन है हमारे पास मैरीन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी का क्या आ जाता है? स्टडी ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द ओशन एंड सीज। ये हमने मैरीन बायोलॉजी जब पढ़ा था मैंने आपको डिटेल में डिफाइन किया था। तो इसमें ये है कि मैरीन जहाँ पे वर्ड आएगा उससे आपको पता चलना चाहिए कि ओशन, पानी के नीचे। इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी जो है वो आपका एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। Marine biology focuses only on marine water life. Ecology focuses on all environment, land, water and air. Environment तो तीनों आ जाते हैं, ठीक है, जबकि marine में सिर्फ वाटर लाइफ आते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल आ जाती है स्टडी ऑफ डॉल्फिन्स, कोरल रीफ्स एंड फिशेस, जो है वो मरीन बायोलॉजी की। और इकोलॉजी क्या रहती है? स्टडी ऑफ हाउ लायंस एंड डियर्स इंटरैक्ट इन अ फॉरेस्ट। फोर्थ क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड ओशन साइंस। और इकोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम्स। तो ये मैंने आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाए हैं और एमसीक्यूज करवाए हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम एक्सरसाइज कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और इसी तरह साथ जुड़ेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।